हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अपने बढ़िया होंगे। और बिजोलिया किसान जो आंदोलन अपने है, क्योंकि मैं जब कहता रहता हूँ हमेशा कि भाई जब जब भी हम लोग राजस्थान इतिहास को पढ़ते हैं तो राजस्थान इतिहास को हम लोग 3 पोर्शन के अंदर बांट के पढ़ते हैं। एक पोर्शन तो अपने प्राचीन काल का आ जाता है, एक पोर्शन अपने सर आधुनिक काल का आ जाता है, और एक पोर्शन अपने मध्य काल का आ जाता है। सर मध्य काल का तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पटवार और वीडियो की कोई भी एग्जाम अपने हो रही, 4th ग्रेड की भी एग्जाम हो रही है। अभी कोई जेलर का अपने एक एग्जाम हुआ था, उस जेलर के पेपर में मिडिवल हिस्ट्री से ऐसे प्रश्न पूछ रखे थे कि जोधपुर की स्थापना किसने की थी। मेरे को लगता है एक बार अगर कोई बच्चा सुन ले कि जोधपुर की स्थापना अपने राव जोधा करके गया था, तो बच्चा भी अपने भूलने की संभावना बहुत कम कर देता है। कम तो क्या, एकदम बिल्कुल ही फिनिश कर देता है। तो प्राचीन काल को जब पढ़ते हैं तो यहाँ सभ्यताएं पढ़ते हैं। तो अब सभ्यता, अब यूट्यूब खोल के देखोगे तो सभ्यताएं तो मैंने लगभग प्राचीन काल तो पूरा मैंने क्लास के अंदर ले ली सारी। आधुनिक काल के अंदर 1857 की क्रांति है, वो मैंने एक बार मतलब क्लास तो सारी ले ही रखी है, लेकिन 1 या 2 घंटे की एक वीडियो और मैं डाल दूंगा ताकि 1857 क्रांति आपकी 1.5 घंटे के अंदर पूरी रिवाइज हो जाए, और थोड़े बहुत एमसीक्यू आपको सोल्व करा दूंगा ताकि आपके लिए एग्जाम के थोड़ा 5-6 दिन पहले ये चीज हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे। आधुनिक काल के अंदर एक टॉपिक मैंने आपको बताया था 1857 क्रांति, जो मैंने पूरी करा दी। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है किसान आंदोलन। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे भी अपने? किसान आंदोलन का टॉपिक हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ लेंगे, चर्चा कर लें थोड़ी बहुत। जितनी चर्चा अपने हो सकती है समय की सीमा को देखते हुए उतनी चर्चा कर लें। चलो तो ठीक है, तो टॉपिक डालो अपने किसान आंदोलन। कौन सा टॉपिक डालो भाई अपने? किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन से हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई 1-2 प्रश्न तो पूछ ही लेता है। अब कोई एक प्रश्न तुमसे पूछ लेगा कि भाई बिजोलिया के बारे में 1-2 बातें बता दो। कोई एक तुमसे 1-2 प्रश्न पूछ लेगा कि सर बेगू के बारे में, बेगू जो अपने उसके बारे में 1-2 बातें बता दो। कोई तुमसे पूछ लेगा कि मेव किसान आंदोलन के बारे में 1-2 बातें बता दो। कोई तुमसे पूछ लेगा कि भाई अपने नीमू चना किसान आंदोलन के बारे में 1-2 बातें बता दो। कोई तुमसे पूछ लेगा कि सर शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में 1-2 बातें बता दो। तो मतलब, और कोई तुमसे पूछ लेगा कि भाई बूंदी किसान आंदोलन के बारे में 1-2 बातें बता दो। कोई तुमसे पूछ लेगा कि यार अपने बूंदी किसान आंदोलन के बारे में 1-2 बातें बता दो। और प्रश्न देखो, जब कोई किसान आंदोलन का प्रश्न आता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा कुछ बड़ा प्रश्न दे दिया, कोई आपको ज्यादा स्टेटमेंट वाला प्रश्न दे के रख दिया। प्रश्न पूछेगा तो लगभग यूं शॉर्ट टर्म के अंदर कोई प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि यार बिजोलिया के अंदर 3 चरण होते हैं, पहले चरण का नेतृत्व किसने किया था, दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था, तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछ लेगा। कोई बेगू का अगर कोई प्रश्न आता है तो भाई बेगू के नेता कौन थे, बेगू के अपने कारण क्या हुआ करते थे, बेगू के अंदर अपने जांच अधिकारी कौन हुआ करता था, ये पूछ लेगा। मेव किसान आंदोलन के अंदर आपसे ये पूछ लेगा कि यार क्या क्या मांगे रही होंगी इनकी, है ना, ये मस्जिदों से नियंत्रण क्यों उठाना चाहते थे, नीचे आपसे कोई स्टेटमेंट ऑप्शन आपको दे दे तो वो सारी चीजें पूछ लेगा। शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर आपसे कोई पूछ लेगा कि भाई नेता कौन था, आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था। नीमू चना से कोई आपसे नीमू चना हत्याकांड पूछा जाएगा कि भाई अपने 14 मई 1956 को जो हत्याकांड, 1925 को जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड ने कौन किया था, अखबार के अंदर कौन प्रकाशित करके जाता है, जो सारी बातें वो पूछ लेगा। यहाँ कोई बूंदी से पूछ लेगा कि नेता कौन थे। तो मुझे जहां तक लगता है कि यार दैट सपोज आप कोई बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, आप कोई बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, आप चाहे बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़े, आप चाहे 1857 क्रांति पढ़े, आप चाहे कोई गुहिलोंस पढ़े, चाहे राठौड़ पढ़े, चाहे प्रताप अपने प्रतिहार पढ़े, चाहे कचवाहा पढ़े, चाहे चौहान पढ़े, चाहे परमार पढ़े, कोई सा भी टॉपिक पढ़े, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले फिर पढ़ने के बाद एक बार उसका एनालिसिस ऐसे करें कि यार इसके इर्द गिर्द कैसे प्रश्न घूम सकते हैं। कि यार बिजोलिया किसान आंदोलन सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि भी कब शुरू हुआ था, कितने चरणों में हुआ था, पहले चरण का नेतृत्व किसने किया था, सर दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था, तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था। या फिर पूछ लेगा कि यार किसानों के साथ पहला समझौता कब हुआ था, दूसरे समझौते के दौरान अध्यक्ष कौन थे। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। महत्व के अंदर पूछ लेगा कि कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था, क्या बिजोलिया में बाहरी किसानों ने धन ग्रहण किया था, नहीं किया था। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मुझे जहां तक लगता है कि यार इर्द गिर्द इसके जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारी बातें मैं आपको यहाँ क्लास के अंदर बता दूंगा लगभग। तो अपने हेडिंग आप थोड़ी बहुत डाल लो या फिर अपने कान में ईयरफोन लगा के सुन लो कि सर बिजोलिया के बारे में क्या क्या बातें बता रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, जब बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ते हैं ना तो हम लोग 2 चीजें देखते हैं कि सर पहला तो होता है इसका परिचय, या फिर पहला मैं कहूं तो सबसे पहले हम लोग इसके परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि सर परिचय क्या था। और परिचय के अंदर 2 चीजें पढ़ते हैं कि सर इसका पुराना नाम क्या था। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सर इसका पुराना नाम क्या था। पुराना नाम इसका विजयवल्ली आता है, विजावली या फिर अपने
विजावल्ली तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है ना, ये इसका पुराना नाम था। अब दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भौगोलिक स्थिति क्या रही होगी अपने बिजोलिया की, भौगोलिक स्थिति आपसे पूछ सकता है। तो आपको भौगोलिक स्थिति अपने ध्यान में रखने की, सर बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, या फिर बिजोलिया नाम की जो जागीर है, या फिर बिजोलिया नाम का जो क्षेत्र है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या रही होगी। मैं कहूँ कि सर चर्चा अगर मैं यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की करता हूँ कि भाई इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, इसकी अपने भौगोलिक स्थिति क्या थी, भौगोलिक स्थिति क्या थी, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति की बात आप थोड़ी सी सुनना। मैं आपको बताऊं कि भाई अपने ये, इसको मैं कह सकता हूँ कि यार ये मेवाड़ मानो तुम, है ना, और इस मेवाड़ के अंदर अपने यहाँ तो मानो तुम बिजोलिया, यहाँ मानो तुम कोटा, और यहाँ मानो तुम ग्वालियर, यहाँ मानो तुम ग्वालियर। मैंने भौगोलिक स्थिति आपको कि क्या क्या बताई, मैंने कहा कि इसको तो मान के चलो यार ये तो है अपने बिजोलिया, ये है अपने कोटा, ये अपने ग्वालियर। इसका मतलब अपने आप में बिजोलिया एक बहुत अच्छी स्थिति पे था। अगर किसानों को अगर किसान आंदोलन करने का मौका मिल रहा है तो इसका मतलब वो एक दीवार कूद के अपने ग्वालियर आ सकते हैं, उनको लगता है कि हमको कोटा जाना है तो वो वहां जा सकते हैं। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, मैंने कहा ना कि यार यहाँ एक स्थान पड़ता है, उसको मैंने कहा बिजोलिया, यही एक स्थान पड़ता है मैंने उसको कहा कोटा, यही एक स्थान पड़ता है मैंने उसका नाम दिया ग्वालियर। ये जो पूरा का पूरा एक स्थान है, इस प्रदेश जो मुख्य प्रदेश है, इसको मैं बोल सकता हूँ ऊपरमाल, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ अपने ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। और मूल रूप से एक ऊपरमाल ही था। जैसे मैं कहूँ क्या राजस्थान है, लेकिन राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर है। अब जयपुर के अंदर कोई तुम्हें जैसलमेर का बंदा मिल जाएगा, धौलपुर का मिल जाएगा, अलवर का मिल जाएगा, बीकानेर का मिल जाएगा, मतलब जयपुर के अंदर सारे जिलों का समावेश मान के चलो तुम। तो उसी तरह था इसका मुख्य नाम, जो एक पूरा का पूरा क्षेत्र है, पूरा पूरा पठार या फिर पूरा स्थान है, इसको अपने ऊपरमाल बोला करते थे। अच्छा, ऊपरमाल के भी कुछ पुराने नाम थे, ऊपरमाल के भी कुछ अपने पुराने नाम थे। ऊपरमाल के पुराने नाम तुम्हें कह सकते हो कि एक इसका उत्तम शिखर इसको बोल सकते हो, उत्तम शिखर अपने इसका पुराना नाम था। तुम्हें सोच के देखो कि उस टाइम पे साहित्य की सीमा पे रहा होगा कि हम लोगों ने कहा कि उत्तम का मतलब होता है ऊंचा, और शिखर का मतलब होता है कि ऊंची चोटी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि यार उत्तम शिखर हम कह सकते हैं। तो पहले के लोगों का साहित्य तो एक अलग ही चीज थी, ठीक है ना। तो दो बातें मैंने आपको बताई, ठीक है ना। कौन कौन सी, कि पुराना नाम हम लोगों ने देख लिया और भौगोलिक स्थिति लगभग मैंने आपको यहाँ बता दी। अगली पॉइंट अपने आता है कि सर कितने चरण थे, है ना। अगली बात आती है अपने बिजोले किसान आंदोलन के चरण कितने थे। बिजोले किसान आंदोलन के 3 चरण थे। कितने चरण थे अपने, 3 चरण थे। सर कौन कौन से चरण थे, वैसे तो हम लोग एक एक चरण के बारे में चर्चा करेंगे गहनता से, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला चरण अपने पास में आता है, उसके बाद अपने दूसरा चरण आया था, उसके बाद कौन सा आया था अपने दूसरा चरण आया था, उसके बाद अपने आता है अभी तीसरा चरण, उसके बाद कौन सा चरण आया था, तीसरा चरण अपने आया था। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। जो पहला चरण था ये चला था अपने 1897 से लेके 1914 तक। ये जो दूसरा चरण है ये चला था 1914 से लेके 1923 तक। ये जो तीसरा चरण है ये चला था 1923 से लेके 1941 तक, मतलब 1941 तुम बोल सकते हो। तो आगे से कोई प्रश्न पूछे कि बिजोले किसान आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो आप कह सकते हो कि सर 3 चरण थे। पहला चरण अपने 1897 से लेकर 1914 तक था। मैंने कहा दूसरा चरण अपने 1914 से लेकर 1923 तक था। मैंने कहा तीसरा चरण अपने 1923 से लेकर 1941 तक था। तो ये सारी बात आप अपने यहाँ कर सकते हो। अच्छा, पहले चरण का नेतृत्व तो अपने साधु सीताराम दास करके जाता है, साधु सीताराम दास करके जाता है। अगला जो दूसरा चरण है इसका नेतृत्व तो अपने विजय सिंह पथिक करके जाते हैं, है ना। तो आपसे कोई पूछेगी कितने चरणों में था, 3 चरणों में था। पहला चरण 1897 से लेकर 1914 तक था। दूसरा चरण अपने 1914 से लेकर 1923 तक था। तीसरा चरण अपने 1923 से लेकर 1941 तक था। और बिजोलिया का जो पुराना नाम था वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि यार विजावल्ली इसका अपने पुराना नाम हुआ करता था। और भौगोलिक स्थिति मैंने आपको बता दी। अब अगला सवाल अपने पास में आता है कि भाई कारण क्या थे, है ना, बिजोले किसान आंदोलन के। सर कारण क्या थे, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ते हैं अगर बिजोले किसानों ने आंदोलन किया तो ये तो है नहीं कि कोई बिना कारण के अपने आंदोलन कर दे। मैं कहूंगा कि यार यहाँ तुम किसी कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हो, कोचिंग में तुमने फीस जमा करा दी और कोई कोचिंग वाला आपको सही गाइडेंस भी दे रहा है, टाइम टू टाइम आपकी क्लास लगा रहा है, यहाँ तक कि आपको नोट्स वो लिखा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ तक कि आपको वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो अब तक प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछी गई है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछी गई है। कोई दिक्कत नहीं, आपका सब बहुत अच्छा चल रहा है और आप एकदम से आंदोलन कर देंगे,
सर आप कैसी बात कर रहे हैं यार, जब हमको सारी चीज अच्छी मिलेंगी, हमको वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, हमको कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, हमको वहाँ टाइम टू टाइम गाइडेंस दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि हम आंदोलन कर देंगे? हम तो नहीं करेंगे सर, हमको कौन से पागल कुत्ते ने काटा है जो हम वहाँ मूवमेंट करके वहाँ स्टार्ट कर देंगे? गलत बात है। तुम आंदोलन तब करोगे जब कोई आपसे फीस ले रहा आपको पढ़ाए ना। तुम मूवमेंट करने की स्थिति में तब आओगे जब आपकी जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे कोई एकदम से समुद्र की तरह लहर आके उन उम्मीदों को बहा ले जाए, तब मूवमेंट करोगे। किसानों के साथ भी यही था। किसानों ने आंदोलन करने की हिम्मत तब जुटाई जब उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया था। किसानों ने आंदोलन करने की हिम्मत तब जुटाई जब हमारे किसान खून पसीने की मेहनत लेके कोई खेती करते थे और उनके पास में 30 रुपए का अनाज पैदा होता। कितने रुपए का अनाज पैदा होता? 30 रुपए का अनाज पैदा होता। अंग्रेज आते, राजा आता और राजा कहता कि मेरे को 50 रुपए का टैक्स चाहिए, मेरे को 50 रुपए का टैक्स चाहिए। अरे भाई साहब, फसल तो अपने 30 रुपए की हुई है, तू मांग 50 रुपए रहा, इतना अन्याय क्यों कर रहा है यार? तो किसानों ने कहा कि भाई साहब अब और कोई उपाय नहीं है। जब इन लोगों ने 84 टैक्स लगा दिए, 84 कर लगा दिए गए थे। कितने कर लगा दिए गए थे? 84 कर लगा दिए गए थे। बोला जब तुम लोगों ने 84 कर लगा दिए तो अब तो बचा ही क्या है? 84 कर अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है यार। अब हालांकि ये तो देखो कहने की बातें होती हैं, तो एक बार मैं आपको थोड़े से कर बता दूं ना कि कारण क्या क्या थे अपने। पहला जो कारण था, पहला कारण हमको देखने को मिलता है लांटा कुत्ता व्यवस्था, या फिर मैं कह सकता हूं अधिक भू राजस्व, है ना। पहला जो कारण था वो कौन सा था अपने? अधिक भू राजस्व। दूसरा जो कारण था वो था अपने लांटा कुत्ता व्यवस्था, लांटा कुंता व्यवस्था। अगला जो कारण था वो था अपने बेगार। अगला जो कर था वो मैं कह सकता हूं कि अपने अधिक भू राजस्व हो गया, लांटा कुंता व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया, बेगार कर लिया। अगला था 84 प्रकार के कर। कितने कर? अपने 84 प्रकार के कर। अब पहला दे रखा है अधिक भू राजस्व। राजाओं ने हमारे किसानों पे टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया था। राजाओं ने हमारे किसानों पर क्या बहुत ज्यादा लगा दिया भाई? अपने टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया था। अच्छा, टैक्स लगाने के पीछे रीजन क्या था सर? ये जो किसानों ने आंदोलन किया था, आप जब आधुनिक काल को पढ़ाते हो तो आप कहते हो कि भाई सबसे पहले तो हम लोग 1857 क्रांति पढ़ेंगे, रिवोल्यूशन ऑफ 1857 को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपने किसान आंदोलन देखेंगे। सर, अंग्रेजों के आने के बाद ही राजा और किसानों के बीच में संबंध खराब क्यों हुए? अंग्रेजों के आने से पहले तो किसान और राजा के बीच में कितने मधुर व्यवहार हुआ करते थे, कोई कठोर व्यवहार नहीं थे। ये बाद में ऐसी स्थिति देखने को क्यों मिली? बाद में ऐसी कंडीशन फेस करने को क्यों मिली? हुआ क्या था, राजा अंग्रेजों के आने से पहले किसानों पर पूरा डिपेंड हुआ करता। फिर राजा अगर सेना रखता है तो सेना को पैसे चाहिए, सेना को नाज पानी चाहिए, सेना का परिवार अगर चल रहा है तो वो कहां से चल रहा है? जो राजा उसको सैलरी देगा मंथ पे वो देगा। अच्छा, सैलरी के नाम पे उसको टैक्स देता। तो हमने कहा कि यार पहले व्यवहार क्यों अच्छा था और बाद में व्यवहार खराब क्यों हुआ? उसके पीछे कारण ये था कि भी राजा को पहले धन चाहिए और पहले इनकम का सोर्स हमारे पास एक ही चीज हुआ करती, खेती। पहले इनकम का सोर्स कौन सा था अपने पास में? खेती पहले एक सोर्स हुआ करता। और खेती कौन करते? अब खेती करते किसान। अगर खेती नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा, और काम नहीं चलेगा तो राजा डिमोटिवेट हो जाएगा, और अगर राजा डिमोटिवेट हो जाएगा तो फिर अपनी रियासत के अंदर तो पूरा मामला उल्ट पुल्ट हो जाएगा। तो बोला अब क्या किया जाए? बोला भाई साहब किसानों के साथ में व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किसान खेती करेंगे, खेती से हमें टैक्स देंगे, हमारा पूरा एकदम यूं रियासत का शासन व्यवस्था बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब रियासतों का मामला हम संभालेंगे, रियासत में पैसे हम लगाएंगे, और धन कौन देगा? तुम दोगे बदले में। अगर हमें कोई सेना बनानी है, हमें किसी रियासत की सुरक्षा करनी है, या फिर हमें किसी से युद्ध करना है, तो वो सारे काम हम देखेंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो राजाओं ने धीरे धीरे अंग्रेजों को धन देना शुरू कर दिया, और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि अंग्रेजों ने इतना धन मांगा कि राजाओं को लगा यार अब धन कहां से लाएंगे? तो राजा धन कहां से लाएगा? जेब में तो उसके पैसा उगता नहीं है, राजा धन लाएगा किसानों से। तो राजा ने किसानों पर अधिक भू राजस्व कर दिया, मतलब टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। ये अपने पहला रीजन है कि अधिक भू राजस्व हम लोग पढ़ रहे हैं। एक तरह का लांटा कुंता व्यवस्था। लांटा का मतलब समझते हो? लांटा का मतलब होता है कि कभी तुम गांव के अंदर गेहूं की फसल उगाओगे तो गेहूं उगने के बाद में हम लोग एक टीला बना देते हैं, मतलब गेहूं की फसल को एक जगह कुटवाने के लिए इकट्ठा कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लांटा। दैट सपोज कि भाई
तूड़ा होता है तूड़ा, अब तूड़ा ऐसे थोड़ी कि आधा तूड़ा वहां पड़ा है आधा तूड़ा वहां पड़ा है, तूड़ा भी तो एक अपने एकत्रित करके रखते हैं। गेहूं को फैला के थोड़ी रखते हैं, गेहूं कट्टे सारे एक जगह रखते हैं। तो मतलब लांटा का मतलब इकट्ठा बोल दो तुम, एक तरह भेड़े करना बोल दो। एक तरह का कुंता, कुंता का मतलब होता है अनुमान। कुंता का मतलब क्या होता है? कुंता का मतलब होता है, अपने सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि यार अनुमान। हुआ क्या, कोई एक किसान है, उस किसान ने फसल काट ली और फसल काट के एकत्रित करके भेड़े कर दी पूरी की पूरी फसल। अब कोई राजा का जागीरदार आता और जागीरदार आके कहता कि अच्छा, तो ये जो तूने फसल उगा रखी है, जो तूने फसल अभी एकत्रित करी है, ये मुझे ऐसा लगता है कि 50 कुंटल फसल होगी। कितने कुंटल फसल होगी? 50 कुंटल फसल होगी। लेकिन किसान कह रहा नहीं भाई साहब, फसल अपने 20 कुंटल ही होगी, तू अपने 30 कुंटल एक्स्ट्रा क्यों बता रहा है? किसान ने कहा 20 कुंटल है। राजा ने जो जागीरदार भेजा उसने कहा चुप रहा, ज्यादा बकवास मत कर, अपने मैंने बोला ना कि 50 कुंटल होगी। किसान ने कहा पर 20 कुंटल, तू 30 कुंटल क्यों एक्स्ट्रा बता रहा है? मैं क्या जेब से दूंगा 30 कुंटल निकाल के? लेकिन किसान ज्यादा बोल नहीं सकता था। अब किसान 30 कुंटल कहां से लाएगा? उधार मांग के लाएगा। किसान कहां तक देगा 30 कुंटल उसको बेचारे को? तो परेशान हो चुके थे कि यार तुम एक काम करो, मशीन में तुलवा लो, या फिर ये लांटा कुंता जो व्यवस्था है ना इसको हटा दो, कैंसिल कर दो। इसलिए एक रीजन हमारे पास ये भी था कि लांटा कुंता व्यवस्था। इसलिए जब भी हम लोग कोई किसान आंदोलन को पढ़ते हैं तो दूसरा रीजन क्या पढ़ते हैं? तो दूसरा कारण हमको जो देखने को मिलता है वो ये है कि लांटा कुंता व्यवस्था। एक अगला रीजन आपको दे रखा है बेगार। बेगार का सिंपल सा मतलब होता है कि यार फ्री में काम कर लेना ना, कि भाई बिना पैसों के काम कर लेना, उसको तो हम लोग बोल देते हैं बेगार। कि यार कोई किसान अपने राजा के महल से होके जा रहा है, सैनिक ने कहा रहा है ओए यहाँ, और यहाँ के बुला के 2 बोरी अंदर रख, अंदर रखे आ। फिर किसान ने कहा पैसे दे, बोला काहे के पैसे लेगा, चुपचाप रह, रख के आ। बेगार, जबरदस्ती काम करवाना, बिना धन दिए काम कराना, बिना पैसों के काम कराना, उसको क्या बोलते हैं अपने? उसको बोला जाता है बेगार। एक तरह का 84 प्रकार के अगर, हालांकि इस बात को तो मैं पूर्णतः नहीं मान सकता। एक कोई अपने कर होता खिचड़ी कर, कि यार कोई भी गांव के अंदर मेहमान आएगा तो उसको तुम खिचड़ी खिलाओगे, तो वो भी एक कर लगा दिया था। उसको तो अपन कर क्या ही बोलेंगे, एक तरह से जिम्मेदारी ले लो। और गांव के अंदर वैसे भी अगर कोई आदमी बाहर से आता है तो गांव वाले खाना खिला देते हैं, गांव वाले इस मामले में बेहद अच्छे होते हैं। ठीक है, तो कारण हम लोगों को याद रखने की, सर एक तो कारण आपने बताया अधिक भू राजस्व, एक कारण आपने बताया लांटा कुंता व्यवस्था आपने बताया, एक मैंने कहा कि भाई साहब कोई अपने बेगार है, और एक मैंने कहा 84 प्रकार के कर आप छोटे से याद रखना। तो ये कुछ मैंने आपको बताया। अच्छा, 2 कर मैं आपको यहां थोड़े से लिखाऊंगा। एक कर अपने पास में आता है चौरी कर। एक कर कौन सा आता है? एक कर आता है चौरी कर। अब मन में सवाल आता है कि सर चौरी कर किसने लगाया था, और चौरी कर लगा कब था? ये बातें भी थोड़ी बहुत बता दो। चौरी कर भाई 1903 में अपने कृष्ण सिंह लगा के जाता है। कौन लगा के जाता है? कृष्ण सिंह लगा के जाता है। और ये कर ये था कि भाई किसानों से लड़कियों के विवाह पर लिया जाएगा, किसानों से लड़कियों के विवाह पर यह कर लिया जाएगा। ठीक है ना? तो कोई आपसे पूछे यार चौरी कर कब लगाया गया था, तो आप याद रखना कि सर चौरी कर अपने 1903 में लगाया था। कौन लगा के जाता है? तो आप ये भी याद रखना कि सर चौरी कर 1903 में अपने कृष्ण सिंह लगा के गया था। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। मैंने कहा कि भाई किसानों से लड़कियों के विवाह पर यह कर लिया जाएगा। लिया जाएगा तो क्या मतलब? लिया जाता था, एक कर तुम ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो एक ये चीज आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। उसके बाद अब तक मैंने मतलब 15-16 मिनट के अंदर जो बातें करी वो एक बार आपको थोड़ा सा लिखा दूं, मैं बता दूं मतलब क्या क्या बातें करी। हम लोगों ने कहा कि सर बिजोलिया का पुराना नाम विजावल्ली है, और भौगोलिक स्थिति मैंने आपको बताया कि भाई ऊपरमाल का पुराना नाम उत्तम शिखर भी बोला करते थे। उत्तम का मतलब अपने आप में ऊंचा मान लो, ऊंची चोटी मान लो, बड़ा पठार होगा, इसलिए वहां के लोगों ने क्या नाम दे दिया? उत्तम शिखर। एक मैंने कहा बिजोलिया, कोटा, ग्वालियर, ये कुछ स्थिति मैंने आपको बताई। मैंने कहा कितने चरण थे? मैंने कहा भाई सब 3 चरण थे। मतलब पहला चरण कब से कब तक था? 1897 से लेकर 1914 तक ये अपने पहला चरण था। बोला दूसरा चरण कब से कब तक था? तो बोला 1914 से लेकर 1923 तक अपने दूसरा चरण था। फिर मैंने कहा तीसरा चरण कौन सा है? तो मैंने कहा यार 1923 से लेकर 1941 तक अपने तीसरा चरण था। और पहले चरण का नेतृत्व कौन करके जाता है? तो बोला साधु सीताराम दास करके जाता है। दूसरे का नेतृत्व कौन करके जाता है? तो बोला अपने विजय सिंह पथिक दूसरे का नेतृत्व करके जाता है। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। अच्छा, एक और अपने जो कर लगाया था वो तलवार बंधाई कर था।
वो कौन सा था अपने, तलवार बंधाई कर। अब ऐसे ऐसे कर जिनका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना पड़ता है भाई साहब। अब लगा दिया तो लगा दिया, अब क्यों पढ़ा रहे हो तुम? बोला सर क्या करें, पढ़ना पड़ता है। तलवार बंधाई कर कब लगाया था? तो बोला सर तलवार बंधाई कर इन लोगों ने ना 1906 में लगा दिया था। कब लगा दिया था? 1906 में लगा दिया था। किसने लगाया था? सर ये करना पृथ्वी सिंह लगा के जाता है। ये कर कौन लगा के जाता है? अपने पृथ्वी सिंह लगा के जाता है, नए सामंत के आने पर। नए सामंत के आने पर यह कर सामंत के द्वारा राजा को दिया जाता था। यह कर सामंत के द्वारा राजा को सौंपा जाता था। राजा को सौंपा जाता था। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कि तलवार बंधाई कर ये 1906 के अंदर लगाया गया था। किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया था। नए सामंत के आने पर यह कर अपने सामंत के द्वारा राजा को सौंपा जाता था। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। एक मैंने बताया चौरी कर 1903 में कृष्ण सिंह लगा के जाता है किसानों के द्वारा। और एक अपने ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। चलो तो अब बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ऐसी है कि भाई पहली बात तो अपने बिजोलिया जो था, बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया मेवाड़ का अपने प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। एक तो ये बात आप याद रखना। ऊपर से राणा सांगा ने अशोक परमार को, राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दान में दी। अशोक परमार को कौन सी जागीर दी भाई? अपने ऊपरमाल, ऊपरमाल की जागीर दान में दी, ठीक है ना। तो ये कुछ भाग याद रखना। और एक मैंने आपको यहां नाम लिखा है अशोक परमार। एक कौन सा नाम आपको लिखा है मैंने? अशोक परमार। इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार ने अपने खानवा के युद्ध में भाग लिया। तो ये लाइन आप छोटी सी याद रखना, ठीक है ना भाई। राणा सांगा ने अशोक परमार को देखा कि यार खानवा के युद्ध के अंदर अपनी बढ़िया वीरता दिखा रहा, तो एक काम करता हूँ, मांग तो क्या मांगेगा। तो इसको कहा कि यार तू एक काम कर ले, अपने ऊपरमाल की जागीर संभाल और आज से तू ही ख्याल रख। तो मेरे को याद है एक बार कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है कि अपने जो ऊपरमाल की जागीर है वो किस वंश से संबंधित है, या फिर बिजोलिया जो है वो किस वंश से संबंधित है। और वहाँ एक ऑप्शन दे दिया अपने, चौहान है, कछवा है, राठौड़ है, परमार है, प्रतिहार है। अब एक ने मेरे से आके पूछा कि सर इसका जवाब क्या होगा? मैंने कहा पहले तू बता कि भाई तू क्या करके आया। उसने कहा सर मैं तो सिसोदिया करके आ गया, क्योंकि बिजोलिया मेवाड़ में पड़ता है और मेवाड़ में तो सर गोहिल सिसोदिया थे। तो सर अब क्या करूं मैं? गलत किया फिर मैंने सही किया? मैंने कहा गलत किया। मैंने लिखा है था ना कि राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दान में दी थी, तो राइट आंसर अपने परमार होगा। ये होता है थोड़ी सी समझदारी के साथ तैयारी करना, ये होता है थोड़ा सा गहनता से पढ़ना, और ज्यादा फर्क नहीं है पढ़ाई में और रटने में और समझ में, ठीक है। चलो तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली। अब हेडिंग डालो, पहला चरण हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा चरण पढ़ेंगे भाई? अपने पहला चरण। 3 चरण लिखा है तो मैंने आपको, उसमें से पहला चरण यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो अपने फर्स्ट फेज, पहला चरण। अच्छा पहला चरण चला कब से कब तक था? तो मैंने कहा कि पहला चरण अपने चला था 1897 से लेके 1914 तक अपने पहला चरण देखने को मिला था। ये जो आंदोलन है ना, ये अपने गिरधरपुरा गांव से शुरू हुआ था। गिरधरपुरा गांव से दाखड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया। गिरधरपुरा गांव से दाखड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया। किसानों द्वारा शुरू किया गया। ये छोटा सा पॉइंट याद रखना। अपने गिरधरपुरा गांव में किसान हुआ करते थे, गंगाराम दाखड़ जी। गंगाराम दाखड़ जी, कहते हैं गंगाराम दाखड़ जी जब इनका मृत्यु भोज था, इनका क्या था? अपने गंगाराम दाखड़ जी का मृत्यु भोज था।
तो अब तुम गांव के अंदर जानते हो कि यार अगर कोई शादी का भी फंक्शन है, तो कोई शादी का कोई अगर किसी के प्रोग्राम है, तो गांव में शादी का प्रोग्राम हो, किसी का मृत्यु भोज हो, मृत्यु भोज को अपने गांव में बोलते हैं नुक्ता। मृत्यु भोज को गांव में क्या बोलते हैं अपने? मृत्यु भोज को गांव में बोलते हैं नुक्ता। तो कोई शादी का प्रोग्राम हो, कोई अपनी मृत्यु भोज हो, तो उस दिन क्या है, गांव के बड़े बूढ़े सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। और जब आप भी जानते हो, जब गांव के बड़े बूढ़े एक जगह इकट्ठे होंगे, भेड़े होंगे, तो उनकी बातें कैसी होंगी? उनकी बातें ऐसे आएंगी कि और आजकल सरपंच ने रोड नहीं बनवाया, सरपंच 5 करोड़ का बजट में से 3 करोड़ तो अपनी जेब में रख लिए, है ना, 2 करोड़ में उसने कुछ नहीं बनवाया, वो देख फलाना आदमी क्या कर रहे हो, फलाना आदमी क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार की बातें अगर जब किसी फंक्शन के अंदर बड़े बूढ़े लोग बैठे होते हैं तो ऐसी बातें करते हैं वो। तो मृत्यु भोज के अंदर सारे किसान बैठे हुए थे। एक किसान ने कहा कि आजकल पता है आपको, राजाओं ने हमारे ऊपर, वो राजा ने, मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह है और इन सामंतों ने यार बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं, कर लगा रखे हैं बहुत ज्यादा, और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बोला लांटा कुंता व्यवस्था लगा दिया, मेरे तो अनाज इतना सा होता है वो मैं उधार मांग के देना पड़ता है कर, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, फिर मैं अनाज कहाँ से लाऊंगा? बेगार लगा दिए यार, फोकट में हमसे काम करा लेते हैं, पूरे दिन की दाढ़ी भी नहीं देते और पूरा दिन हमसे काम करवा लेते हैं हमारे ऊपर यार, चौरी कर लगा दिया। अब बताओ ये कोई टैक्स होते हैं लगाने की? 84 टैक्स है, 84 प्रकार के कर लगा रखे हैं अपने। वहीं एक आदमी बैठा हुआ था, उस व्यक्ति का नाम था साधु सीताराम दास। उस आदमी का नाम क्या था अपने? उस आदमी का नाम था साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास बैठा बैठा बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति था, दाढ़ी वाड़ी एकदम बढ़ाए हुए रखता था। और जो साधु सीताराम दास था, अपने बिजोलिया के पुस्तकालय में काम करता था, नौकरी करता था बिजोलिया के पुस्तकालय में। कहाँ नौकरी करता था अपने? बिजोलिया के पुस्तकालय में नौकरी करता था, बिजोलिया के पुस्तकालय में नौकरी करता था। अब किताबें विताबें पढ़ता था साधु सीताराम दास को, थोड़ा बहुत ज्ञान तो था ही। साधु सीताराम दास ने बड़ी पंचायत के अंदर उठ के बोला कि पहली पहली बात मेरी सुनो, तुम बाद में अपनी पंचायत करना, लेकिन पहली मेरी बात सुनो। जब तुम्हें पता है कि वो जो सामंतों ने जितने भी कर लगा रखे हैं उनसे हम परेशान हैं, हमारा परिवार परेशान है, हमारे गांव के किसान परेशान है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मांग क्यों नहीं उठाते? संगठन में सबसे बड़ी शक्ति है। और साधु सीताराम दास ने कहा कि जब तुम्हें लगता है कि हम राजा के पास जाके उनको कह सकते हैं कि सामंत ने हमारे ऊपर ये कर लगा रखा है, ये कर लगा रखा है, इनको हटवाओ। लेकिन और लोगों ने कहा कि अच्छा, क्या इतनी आसानी से हमारे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह हमारी समस्या को सुन लेंगे? वहीं साधु सीताराम दास ने बोला सुनेंगे क्यों नहीं, सुनेंगे। और बोला कि मैं 2 आदमियों को भेज रहा हूँ, ये जाएंगे और अपने समस्या सोल्व कर देंगे। बोला 2 समझदार लोगों को भेजो अपने। तो गांव के 2 पटेल थे, एक का नाम था नानजी पटेल और एक का नाम था ठाकरी पटेल। एक का नाम क्या था? नानजी पटेल, और एक का नाम था ठाकरी पटेल। एक का नाम क्या था अपने? नानजी पटेल, और एक का नाम क्या था अपने? ठाकरी पटेल। इन दोनों कहाँ गए? ये दोनों जाते हैं मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। ये दोनों कहाँ जाते हैं अपने? ये दोनों मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाके आते हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए, लेकिन मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह का रुतबा और ठरका उस टाइम पे सेम उसी तरह हुआ करता जिस तरह अपने आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब मोदी जी से तुम दिल्ली के अंदर मिलने जाओगे तो इतनी आसानी से मिल जाएंगे क्या तुम्हें? मोदी जी नहीं मिलेंगे, 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कहाँ है मोदी जी, तब मिलेंगे तुम्हें। उसी तरह नानजी पटेल और ठाकरे पटेल गए अपने दरबार में। दरबार में सैनिकों ने कहा कि भाई साहब आज तो नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। कल वापस गए, बोला भाई साहब आज तो नहीं मिलेंगे, कल शाम को आना, फिर मिलेंगे तुम्हें। तो 1-2 दिन मतलब नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने वेट किया, तब जाके बड़ी मुश्किल से इनको मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी से मुलाकात हुई। अब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह अपने गद्दी पर बैठे हुए, इनसे पूछा आइए पधारिए, बताओ बिजोलिया से आप आए हो, क्या समस्या है आपको? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने कहा कि भाई साहब हमारे ऊपर इन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिए, हमारे ऊपर ना बेगार चालू कर रखा है, लाटा कुत्ता व्यवस्था हटा दो, ये सारे कर हटा दो, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं। और तुम्हारा वो सामंत है ना, वो कोई काम का नहीं है, वो बेलखना सामंत है। राजा ने कहा मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बातें सच है? ऐसे तो गांव का कोई भी आदमी आके मेरे सामंत की शिकायत कर देगा मेरे सामने, मैं पहले जांच कराऊंगा। मैं पहले क्या क्या कराऊंगा? बोला मैं पहले जांच समिति बिठाऊंगा। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह इनकी बातों को सुनता है और एक जांच समिति बिठाते हैं। और उस जांच समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था हामिद हुसैन। हामिद हामिद को अपने जांच अधिकारी बनाया। हामिद पढ़ते हो तुम? चिमटा, चिमटा लेके आया था वही अपने हामिद है। बोला भाई हामिद को जांच अधिकारी बनाओ। लेकिन हामिद ने भी कोई जांच ज्यादा कुछ करने का प्रयास नहीं किया। तो जांच समिति ने जांच कार्यवाही नहीं की, है ना, ये लिख सकते हो कि भाई अपने जांच समिति ने
कार्यवाही नहीं की, कार्रवाई नहीं किया फिर कार्यवाही नहीं की, कोई बात नहीं, ऐसा लिख लो अपने। तो इसके अंदर तीन बातें हमको मालूम पड़ती पहले चरण के अंदर। पहले चरण के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो पहले चरण के अंदर हम लोगों ने पहली बात तो ये पढ़ी कि पहला चरण कौन सा है अभी, 1897 से लेकर 1914 तक पहला चरण था। गिरधरपुरा गांव से अपने धाकड़ जाति के किसान, अब धाकड़ जाति भाई साहब नाम ही धाकड़ है तो लोग भी धाकड़ होंगे अपने, तो धाकड़ जाति के किसानों द्वारा आंदोलन को शुरू किया गया था। अच्छा, गंगाराम धाकड़ जी की मृत्यु बोझ पर ये पूरी पंचायत आयोजित की गई थी। तो साधु सीताराम दास जी के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल अपने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी से मुलाकात करते हैं, लेकिन मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह अपने एक जांच समिति बनाते हैं, उसके अध्यक्ष अपने हामिद को बनाया गया था। और साधु सीताराम दास अपने बिजोले के पुस्तकालय में नौकरी किया करते थे उस टाइम पे, लेकिन जांच समिति कोई कार्रवाई करती नहीं और पहले चरण में सफलता नहीं मिली, पहले चरण में कोई सफलता नहीं मिलती इनको। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, पहले चरण में, पहले चरण में किसानों को, पहले चरण में किसानों को कोई सफलता नहीं मिली, पहले चरण में किसानों को कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन भी सुनो, लेकिन स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन को जारी रखा गया, लेकिन स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन को जारी रखा गया, आंदोलन को जारी रखा गया, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। पहले चरण में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कुछ स्थानीय नेता थे उनके द्वारा इस आंदोलन को अपने जारी रखा गया था। ये कुछ बातें मैंने बताई। तो अब तक क्या क्या बातें पढ़ी हम लोगों ने, अब तक देखो भाई, मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बताया कि यार वो राजस्थान के इतिहास अपने आप में तीन पार्ट है, एंशियंट, मॉडर्न एंड अपने मिडिवल। एंशियंट मैंने लगभग, आप यूट्यूब खोल के देखोगे तो एंशियंट मैंने पूरा करा ही दिया, और मॉडर्न के अंदर मैंने आपको रिवोल्यूशन ऑफ 1857 करा दिया। उसके बाद मैंने कहा कि जब किसान आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं तो किसान आंदोलन के अंदर पहला कौन सा बताया, बिजोलिया पढ़ेंगे, बेगू पढ़ेंगे, मेयो पढ़ेंगे, नीमचुना पढ़ेंगे, शेखावटी पढ़ेंगे, बूंदी पढ़ेंगे। ये सारे किसान आंदोलन पढ़ने के बाद हमारा जो एनालिसिस होगा वहां से एक प्रश्न आएगा। इतना मैटर पढ़ने के बाद आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे भाई, एक प्रश्न देखने को मिलेगा, और क्या पता दो भी पूछ ले, मतलब कैच के 10 से 15 पन्ने पढ़ने के बाद हमको दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला आंदोलन शुरू किया बिजोलिया, उसके अंदर परिचय मैंने बताया, पूरा नाम क्या है इसका, बोलो सर विजावल्ली इसका पुराना नाम है। भौगोलिक स्थिति क्या है, तो बोलो सर भौगोलिक स्थिति आपने बता रखी, उत्तम शिखर अपने ऊपर माल का प्राचीन नाम है, और कोटा ग्वालियर, ये सारी बातें बताई। फिर मैंने कहा तीन चरण थे अपने, पहला चरण 1897 से लेकर 1914 तक था, दूसरा चरण अपने 1914 से लेकर 1923 तक था, तीसरा चरण अपने 1923 से लेकर 1943 तक था, और विजय सिंह पथिक अपने दूसरे में थे, और वो साधु सीताराम दास अपने पहले में थे। उसके बाद मैंने कहा क्या कारण है अपने, तो मैंने कहा अधिक भू राजस्व है, लांटकुता व्यवस्था है, बेगार है, और अपने 84 प्रकार के कर है। उसके बाद मैंने चौरी कर लिखा है, 1903 में कौन लगा के जाता है अपने, कृष्ण सिंह लगा के जाता है। उसके बाद मैंने आपको तलवार बंधाई कर लिखा है, 1906 में कौन लगा के जाता है, पृथ्वी सिंह लगा के जाता है। नए सामंत के आने पर सामंत के द्वारा वो राजा को दिया जाता था। फिर बेसिक के अंदर मैंने बताया कि बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, राणा सांगे ने अशोक परमार को परमाल की जागीर प्रदान की थी, अशोक परमार ने अपने खानवा के युद्ध में भाग लिया था, ये बात भी आप याद रखना। अगला मैंने पॉइंट बताया कि पहला चरण अपने 1897 से लेकर 1914 तक था, और गिरधरपुरा गांव से शुरू होता है गंगाराम धाकड़ जी की मृत्यु बोझ पर, और बिजोलिया के पुस्तकालय में अपने साधु सीताराम दास जॉब करते थे। ये कुछ मोटी मोटी बातें हम लोगों ने करी, ठीक है।